गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे आदर्श अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन पर चर्चा करेंगे। तो फिर आप लोग मेरे साथ जुड़िए, कुछ सेकंड तक अपनी आँखों को बंद कीजिए। ओके, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होती है? देखो, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन की परिभाषा होती है वह विलयन जो ताप एवं दाब की संपूर्ण परासों में राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, राउल्ट नियम का पालन करता है। और इसकी कंडीशन होती है कि PA इक्वल टू PA नॉट XA, PB इक्वल टू PB नॉट XB। इसका मतलब है कि ऐसे विलयन की वाष्प दाब राउल्ट्स के नियम के द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर होता है। दूसरा इसका कंडीशन होता है डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, अर्थात दोनों घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। तीसरा है डेल V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, अर्थात दोनों घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। यहाँ पर हमको समझना है, किसी एक पॉइंट को अगर विस्तार से लें तो हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर चूंकि डेल एस मिक्सिंग की बात कर रही है, मतलब दोनों को मिलाने पर किसी प्रकार की ऊष्मा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना ही ऊष्मा का शोषण, ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन। यदि होता है तो जितना उत्सर्जन होगा उतनी ही अवशोषण होना चाहिए। यहाँ पर ये देखते हैं, देखो अगर मान लो ये विलायक है, इस पर विलेय मिला करके अगर हम AB विलयन बनाते हैं तो इस थर्ड का आशय है कि अगर मान लो हम यहाँ पर 5 ml लेते हैं इसको, और इसको भी अगर 5 ml लेते हैं, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम 10 होना चाहिए, एग्जैक्ट 10 होना चाहिए। तो जिन विलयनों में ऐसा होता है वो विलयन आदर्श कहलाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि यह घटना कब मिलेगी, इसको थोड़ा समझते हैं। कंसीडर करते हैं हम लोग प्योर सॉल्वेंट को, जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से बना रहेगा, और इसलिए उन पर जो बल काम करेगा जिसको हम सहसंजक बल बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और प्योर अवस्था में B और B के बीच कार्य करने वाला जो सहसंजक बल है, यदि उनका परिमाण विलायक अन्योन्य क्रिया के बराबर होगा, तब वह विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा। अर्थात देखिए, किसी विलयन की आयतन निर्धारित होती है उस विलयन के अणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन से, और घेरा गया आयतन निर्धारित होती है उनके बीच की दूरी से, और उनके बीच की दूरी का निर्धारण होता है उनके बीच कार्य करने वाले अन्योन्य क्रिया से। यदि बिफोर मिक्सिंग अन्योन्य क्रिया जिस परिमाण या जिस रेंज का है, आफ्टर मिक्सिंग अगर वही रेंज हो जाए, तो निश्चित रूप से बिफोर मिक्सिंग दो अणुओं के बीच का जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आफ्टर मिक्सिंग भी हो जाएगा, और इसलिए उनकी वॉल्यूम एग्जैक्ट इस कंडीशन को फॉलो करेगा और वो सॉल्यूशन आदर्श अवस्था को प्राप्त करेगा। यहाँ पर भी हमको समझ में आया कि इसका भी संबंध, मतलब डेल एच मिक्सिंग आयतन मिलाने से आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, वह भी डिपेंड कर रहा है अंतर आणविक बल से।
अगर बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग अंतर आणविक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल होगा, सेम रेंज का होगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर भी देखते हैं हम डेल-एच मिक्सिंग की, तो डेल-एच मिक्सिंग किस पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। एंथैल्पी कहता है तो स्थिर दाब पर किसी घटना में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन एंथैल्पी कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, स्थिर दाब पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन। तो यदि हम मान लो किसी विलयन में या यहाँ पर सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट पर जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो इनके बीच भी जो चेंजेस आ रही है, जो हो रहा है घटनाएं, अगर बात करें तो इस घटना में या तो ऊष्मा परिवर्तन होगी या ऊष्मा शोषण होगा। पहले हम देखें तो प्योर अवस्था में भी इनकी कुछ ऊर्जा थी। जब इस पर सॉल्यूट की भी एक पर्टिकुलर एनर्जी थी, सॉल्वेंट का भी एक पर्टिकुलर एनर्जी थी जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से क्या होती है, एक सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि इस घटना में क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है, और बॉन्ड जब बनती है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पर अगर इसकी विलायक अन्योन्य क्रिया को ब्रेक होने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी, अगर मान लो वो 5 कैलोरी थी, और उसके बाद विलायक और विलेय के बीच अन्योन्य क्रिया बनने से जो एनर्जी रिलीज होगा, यदि ये दोनों बराबर होंगे तो निश्चित रूप से उनमें परिवर्तन क्या होगी, शून्य होगा। अर्थात मिलाने के पहले की एंथैल्पी और मिलाने की बाद की एंथैल्पी अगर बराबर होगी तो ये घटना मिलेगी हमको, और वह विलयन आदर्श होगा। और पहला तो आप जान ही गए हैं कि ये राउल्ट्स के नियम के द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर होता है। ये हो गया आदर्श विलयन। फिर से अब हमारे पास आता है कि आदर्श विलयन, वैसे आपको बता दूं कि आदर्श शब्द ही काल्पनिक है, कोई भी विलयन पूर्णतः आदर्श नहीं होती, परंतु कुछ विलयनों को आदर्श विलयन के रूप में माना जाता है। जैसे हम आदर्श विलयन के रूप में लेते हैं एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का विलयन। ज़्यादातर इसमें हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, चूंकि इनकी मॉलिक्यूलर साइज लगभग इक्वल होती है और इसलिए इनके बीच जो एक्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह भी लगभग इक्वल होता है। इसकी अगर फार्मूला लें तो क्या होगा, C6H14 हो जाएगा और ये जाएगा C7H16। चूंकि इनकी यद्यपि इसकी मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगा परंतु उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए लगभग समान माना जाता है। और हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की जो अन्योन्य क्रिया है वह अणुओं की साइज पर डिपेंड करता है। चूंकि इन दोनों की साइज लगभग सेम है, इसलिए इन पर जो क्रिया करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह भी क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये बिफोर मिक्सिंग की बात करें और आफ्टर मिक्सिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, दोनों बराबर होंगे और ये विलयन आदर्श होगा। तो आदर्श विलयन कौन प्रदर्शित करेगा, अगर ये घटना हमको याद हो तो बड़ी आसानी से हम इसको बता सकते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल में देख लें हम, हमारे पास बेंजीन है और लेते हैं हम लोग टॉल्विन को। इनमें भी लगभग एक कार्बन का अंतर है, इसलिए इनके भी मॉलिक्यूलर साइज लगभग सेम होंगे और मॉलिक्यूलर साइज सेम होने से इन पर एक्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम होगा और इसलिए यहाँ पर यह भी आदर्श विलयन की तरह रोल करेंगे। फिर हम अगर तीसरा देखें, मान लो हम इथाइल ब्रोमाइड की बात करते हैं और इथाइल आयोडाइड की बात करते हैं, इनके भी मॉलिक्यूलर साइज लगभग सेम होंगे, इसलिए यह भी आदर्श विलयन के एग्जाम्पल में आ जाएगा। चौथा अगर लेते हैं हम लोग, मान लो C6H5Br ब्रोमोबेंजीन और यह जाता है C6H5 आयोडोबेंजीन, ये दोनों का मिश्रण भी क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन के उदाहरण होंगे। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि चंद उदाहरणों से
हमारा एग्ज़ाम पूरा नहीं होता, इसलिए हमको इसकी बेसिक चीज़ समझना है। और ये माना जाता है कि जिन दो अणुओं की अगर वो नॉन पोलर हैं तो जिन दो अणुओं में लगभग 2 कार्बन का अंतर होता है, 1 या 2 कार्बन का अंतर होता है, उन अणुओं के मिश्रण को आदर्श विलयन के रूप में कंसिडर किया जाता है। ये तो हो गई आदर्श विलयन। अब हम आते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में इसकी परिभाषा होगा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन इसकी परिभाषा होगी ऐसा विलयन बस जो आदर्श की परिभाषा आपको ज्ञात है, जिसमें हमने बोले थे कि वह विलयन जो ताप और दाब के संपूर्ण परासों में राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, यहाँ पर पालन करता है के स्थान पर पालन नहीं करता। तो ऐसा विलयन जो टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऑल रेंज पर राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करता, राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन कहलाता है। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? अनादर्श विलयन में पहला हो जाएगा PA नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, दूसरा PB नॉट इक्वल टू PB XB, सेकेंड हो जाएगा डेल H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, थर्ड हो जाएगा डेल V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। आदर्श अवस्था की शर्त थी ये बराबर होता है, तो ये बराबर नहीं होगा। यहाँ एंथैल्पी मिक्सिंग बराबर 0 थी, यहाँ 0 नहीं होगा। मिलाने पर आयतन परिवर्तन 0 थी, यहाँ पर 0 नहीं होगा। जहाँ पर 0 नहीं होगा शब्द आता है तो दो बातें सीधी सी बात आ जाती है। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? या तो ये क्या होगी? ग्रेटर होगी। इक्वल नहीं है मतलब या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। यह भी क्या होगी? ग्रेटर होगा या लेस होगा, मीन्स या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगा। उसी तरह से मिलाने पर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होगी, और या फिर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन चीज़ों को समझना है कि ग्रेटर देन, अगर मान लो मिलाने डेल एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 आती है, अर्थात मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन होता है, मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई न कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा। उसी तरह से उनको मिलाने पर अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। यहाँ फिर से बोल दूँ, अगर A प्लस B इज इक्वल टू, अगर AB कोई सॉल्यूशन है, यदि इसकी 5 ml लेते हैं, 5 ml लेते हैं तो ये 10 हो जाता है। कब? ये आइडियल कंडीशन में, आइडियल में। और अगर 5 और 5 लेते हैं और अगर ये 11 हो जाएगा, देखो पहले से बढ़ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है, और अगर नेगेटिव होगी तो पहले से कम हो जाएगा। ये तो हो गई अनादर्श विलयन। तो पुनः अब हमारे पास आ गया अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन या पॉजिटिव डेविएशन। एक होता है ऋणात्मक विचलन वाले, जो कि नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। अब यहाँ पर आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कंडीशन को। इसके लिए कंडीशन हो जाएगा PA ग्रेटर देन PA0 XA एंड PB इज ग्रेटर देन PB0 XB। सेकेंड कंडीशन हो जाएगा डेल H मिक्सिंग
इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब हो जाएगा कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, या पॉजिटिव ले सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। उसी तरह से तीसरा डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। निगेटिव या नेगेटिव डेविएशन के लिए कंडीशन हो जाएगी पी ए इज लेस देन पी ए ज़ीरो एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी बी ज़ीरो एक्स बी। फिर यहाँ पर हो जाएगा डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव डेल एच डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू निगेटिव। थोड़ा जरा से इसको वर्ड में ध्यान देते हैं। यहाँ पर थी आदर्शी कंडीशन पर ये ग्रेटर देन 0, ये क्या है हमारा विलियन का वाष्प दाब है। ये बोल रहा है कि विलियन का वाष्प दाब राउल्ट द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। विलियन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक हो जाता है, और यहाँ पर मिलाने पर कोई होती है एंथैल्पी उत्पन्न होती है। दोनों द्रवों को मिलाने पर इसमें आयतन में वृद्धि होती है। फिर से एक बार देखेंगे, धनात्मक विचलन वाले विलयन की एक विशेषता है कि उनकी वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होती है। उन विलयनों को जब मिलाते हैं तो उसमें एक निश्चित एंथैल्पी उत्पन्न होती है। एंथैल्पी उत्पन्न होना मतलब ऊष्मा का उत्पन्न होना, अर्थात यह दिखा रहा है हमारा ऊष्मा क्या होगा, देखेंगे छिपी होगा कि शोषी। फिर मिलाने पर आयतन में वृद्धि होती है। ऋणात्मक विचलन वाले विलयन को अगर शब्दों में व्याख्या करें तो क्या होगा कि इन विलयनों की वाष्प दाब राउल्ट नियम द्वारा अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है। इन विलयनों को मिलाने पर या इन घटकों को मिलाने पर, ऐसे विलयन के घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी का मान कम हो जाता है, और इन विलयनों के घटकों को मिलाने पर आयतन में कमी आती है। यहाँ पर क्या हुआ, आयतन में वृद्धि, और यहाँ हुआ आयतन में कमी। और यहाँ पर चूंकि एंथैल्पी का मान जब प्लस होता है तब उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी बोलते हैं। ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी हो जाएगा। और इसको यहाँ पर एंथैल्पी का साइन जब निगेटिव होती है ऊष्मागतिकी परिपाटी में, ये हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। अर्थात धनात्मक विचलन वाले विलयन बनाते हैं तो वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, और ये हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। अब हमारे पास शर्त आएगा, देखो यहाँ पर आदर्श की शर्त में क्या थी कि बिफोर मिक्सिंग जो इंटरेक्शन थी वो आफ्टर मिक्सिंग के इक्वल था। तो यहाँ पर धनात्मक विचलन वाले विलयन के लिए क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है। देख लो यहाँ पर ये इक्वल थी तो आदर्श में भी ये शर्त था इक्वल टू पी ए ज़ीरो। यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स ए हुआ करता था, इसी तरह से पी बी होता था। यहाँ पर इक्वल थी, धनात्मक के लिए वो ग्रेटर हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगी, ए अन्योन्य क्रिया, बी अन्योन्य क्रिया ग्रेटर देन हो जाएगा ए टू बी अन्योन्य क्रिया। मीन्स बिफोर मिक्सिंग जो इंट्रैक्शन फोर्स थी या अन्योन्य क्रिया थी, उससे आफ्टर मिक्सिंग जो अन्योन्य क्रिया है वो कम हो जाती है। अर्थात ऐसे विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे जिनके घटकों की अन्योन्य क्रिया का मान से विलयन की अन्योन्य क्रिया का मान कम हो जाता है। उसी तरह से ऋणात्मक विचलन के लिए शर्त आ जाएगी ए बी और यह जाएगा लेस देन ए टू बी। अर्थात ये विलयन है, ये बिफोर मिक्सिंग मैंने विलयन का केस है, ये विलयन है, ये मिलाने की पहले की,
उनके कंपोनेंट्स की अन्योन्य क्रिया को दिखा रहा है। अर्थात इन घटकों को मिलाने पर जो विलयन बनती है उसकी अन्योन्य क्रिया इनकी अन्योन्य क्रिया से कम हो जाती है, जबकि ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में इन घटकों को मिलाने पर इनकी अन्योन्य क्रिया से विलयन की अन्योन्य क्रिया अधिक हो जाती है। तो जो जो विलयन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं वो कहलाता है हमारा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन कहलाते हैं। जैसे हम अगर इसकी कुछ एग्जाम्पल याद कर लें, एग्जाम्पल में अगर देखते हैं हम लोग तो हो जाएगा एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। दूसरा एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं हम लोग इथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल एंड वाटर। तीसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एसीटोन प्लस बेंजीन। चौथा अगर लेते हैं तो एसीटोन प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। CCl4 माने कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म का मिश्रण भी इसी श्रेणी में आता है। 6 हो जाएगा आपका एसीटोन प्लस यहाँ पर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल का मिश्रण। ये इस टाइप के विलयन धनात्मक विचलन में आते हैं। इसी तरह से ऋणात्मक विचलन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। ऋणात्मक विचलन में आएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया। दूसरा है एसीटोन एंड C6H5 नाइट्रोबेंजीन बेंजामिन फेनिलेमिन। तीसरा ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर HCl एंड H2O का मिक्सचर ले सकते हैं। चौथा ले सकते हैं HNO3 एंड H2O का मिक्सचर ले सकते हैं। पांचवा ले सकते हैं CHCl3 एंड C6H6 ले सकते हैं, बेंजीन का मिश्रण। इस तरह से इन एग्जाम्पलों को देखना। फिर से हम थोड़ा सा विचार करें। जो इसकी बेसिक पॉइंट होगा कि चूंकि धनात्मक विचलन वाले विलयन में पहले जो अन्योन्य क्रिया कार्य कर रही थी उससे अन्योन्य क्रिया कम हो रही है, तो जिन दो पदार्थों को मिलाने पर उनकी अन्योन्य क्रिया में कमी आएगा उन सभी पदार्थों के मिश्रण धनात्मक विचलन वाले विलयन कहलाएंगे। और इसके अपोजिट अगर देखें तो यहाँ पर अन्योन्य क्रिया से यह अन्योन्य क्रिया अधिक है, मतलब इनको मिलाने पर एक न्यू टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट हो रहा है। यहाँ नष्ट हो रहा है, यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो जिन दो पदार्थों को मिलाने पर एक न्यू टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट होने की चांसेस या संभावना रहेगी, उनके मिश्रण ऋणात्मक विचलन में आएंगे। ये तो हो गई हमारा धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, इनको थोड़ा सा देखते हैं। इनमें से धनात्मक विचलन के किसी एक उदाहरण समझते हैं, ऋणात्मक विचलन को किसी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखो, इथाइल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन की बात करें, इसकी एग्जांपल से अगर लें हम लोग, तो इथाइल एल्कोहल की फार्मूला C2H5OH होता है और साइक्लोहेक्सेन की फार्मूला होती है C6H12। तो इनकी इंडिविजुअल केस पर देखें हम लोग, तो चूंकि इथाइल एल्कोहल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है और हमको पता है कि जिस किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ONF तीनों में से किसी एक के साथ अगर डायरेक्ट अटैच रहता है तो यहाँ पर क्या बनती है, H बॉन्ड बनती है। इसका मतलब इथाइल एल्कोहल में एक
प्रबल H बॉन्ड पाया जाता है। जैसे इसको अगर बनाएं हम लोग, ये हो जाएगा OH(C2H5), इधर आगे जाएंगे OHC2H5, इधर आगे जा सकते हैं। मतलब इथाइल एल्कोहल की प्योर अवस्था में इथाइल एल्कोहल के अंदर दो तरह की फोर्स काम कर रही है। एक तो इनका अन्योन्य क्रिया के साथ साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, जबकि इसमें केवल अन्योन्य क्रिया ही काम करती है। यहाँ अन्योन्य क्रिया के साथ साथ एडिशनल फोर्स काम कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर केवल क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही काम कर रहा है। जब इन दोनों को मिक्स की जाती है तो ये क्या करता है, दो एथाइल मॉलिक्यूल के बीच में फंस जाता है और इसकी वजह से इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होने की वजह से इनके बीच जो एक्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, इस घटना में पहले अगर मैं इसको इथाइल एल्कोहल मानूं तो इस पर केवल क्या थी, अन्योन्य क्रिया में वैन डर वाल्स फोर्स के साथ साथ H बॉन्ड था। इसके साथ केवल वैन डर वाल्स फोर्स थी। जब इन दोनों को मिलाए तो यहाँ पर केवल वैन डर वाल्स फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर H बॉन्ड की टेंडेंसी कम हो गया। इसलिए सॉल्यूशन के अंदर H बॉन्ड के कारण जो अन्योन्य क्रिया में सपोर्टिव फोर्स था वो क्या हो गया, कम हो गया और फलस्वरूप ये आसंजक बल एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से क्या हो जाती है, कम हो जाता है और इसलिए विलयन धनात्मक विचलन शो करता है। इसी तरह से हम ऋणात्मक विचलन को समझते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। देखो यहाँ पर एसीटोन की अगर हम बात करते हैं, एसीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा CH3 डबल बॉन्ड O। इसकी फार्मूला होता है, चूंकि इस अणु में हाइड्रोजन डायरेक्ट इन तीनों में से अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पर H बॉन्ड की जो संभावना है वो बिल्कुल नहीं है, अर्थात इस पर केवल वैन डर वाल्स फोर्स काम करेगा। जस्ट लाइक हम अगर CCl3 की बात करें, क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो HCl होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन डायरेक्ट इन तीनों में से किसी से अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ भी H बॉन्ड की टेंडेंसी नहीं है, मतलब दोनों में केवल वैन डर वाल्स फोर्स काम कर रहा है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्थिति बन जाती है, CH3 डबल बॉन्ड O ऑलरेडी चूंकि ये पोलराइज होता है, तो पोलराइज होने की वजह से पार्शियल निगेटिव या पोलर सब्सटेंस काम करता है। जब इसके कांटेक्ट में ये आता है, देखो HCl यह भी पोलराइज है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टर्मिनल पर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, ये इधर खींचता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर आता है और इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव कैरेक्टर होता है। जब ये दोनों इन दोनों को मिलाया जाता है तो इन दोनों के बीच एक H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बनती है, तो इसलिए यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से जो रिजल्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बिफोर मिक्सिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा हो जाती है और इसलिए यह इस विलयन की जो वाष्प दाब है, इस विलयन की वाष्प दाब है वह मिलाने की पहले की वाष्प दाब से कम हो जाती है। फिर से हम वाष्प दाब की स्थिति में अगर देखें, देखो यहाँ हमने सीखा कि मिलाने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है और हम जानते हैं वाष्पन की क्रिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होती है, वाष्पन की दर कम होती है। यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो रहा है तो वाष्पन की दर ज़्यादा होगा और वाष्पन की दर ज़्यादा होने से वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब बिफोर मिक्सिंग और अगर आफ्टर मिक्सिंग की बात करें तो बिफोर मिक्सिंग जो वेपर प्रेशर होती है उससे यहाँ आफ्टर मिक्सिंग की अगर बात करूँ, आफ्टर मिक्सिंग तो इसकी जो वेपर प्रेशर की अगर बात करें तो ये वेपर प्रेशर इस तरह से रिलेशन रखता है।
मतलब पहले वेपर प्रेशर, सॉरी, ये चूंकि इसकी अन्योन्य क्रिया ज़्यादा होती है, इसकी अन्योन्य क्रिया कम होता है, इससे रेट ऑफ ऑपरेशन कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, रेट ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर अधिक होती है। तो हमारे पास एक सेंटेंस आया कि धनात्मक विचलन वाले विलयन की वाष्प दाब अपनी घटकों की वाष्प दाब से अधिक होती है। ये बात याद रखने का है। चलिए फिर से इसको देखते हैं कि धनात्मक विचलन वाले पॉजिटिव विचलन जो रखते हैं उनमें हमने देखा कि जो बिफोर मिक्सिंग और अगर आफ्टर मिक्सिंग की बात करूं, आफ्टर मिक्सिंग, तब हमने देखा है बिफोर मिक्सिंग जो IMF होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वह अधिक होती है इंटरमॉलिक्यूलर IMF के, और इसलिए इसकी जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाती है इसके वेपर प्रेशर से। मतलब आफ्टर मिक्सिंग वेपर प्रेशर अधिक हो जाता है बिफोर मिक्सिंग से। अब इससे इसकी बॉइलिंग पर क्या असर पड़ेगा उस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर या क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा। देखो, क्वथनांक होता है, क्वथनांक की परिभाषा है बॉइलिंग पॉइंट का, क्वथनांक मतलब कोई भी द्रव, जैसे हम बोलते हैं पानी, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। ये हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, परंतु हमने कभी ये जानने की प्रयास नहीं किया कि पानी 100 डिग्री पर क्यों उबलती है। इसको हम समझते हैं यहाँ पे, मान लो ये हमारे पास पानी है या कोई द्रव है, पानी से लेते हैं, ये ऐसा है और ये वातावरण में रखी है, तो यहाँ पर वायुमंडल का दाब 1 atm है, या इसको मैं ऐसा मान लूँ समझाने के लिए 50 atm है, सपोज 50 वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडल का दाब, ये है हमारा वायुमंडलीय दाब। चूंकि ये वायुमंडल इस लिक्विड की सरफेस को दबा के रखा है, यदि इसको हम जब हीट देते हैं तब वेपराइजेशन स्टार्ट होता है, और हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। इस वेपर प्रेशर को अगर मैं मानता हूँ 25, किसी टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर इसकी वेपर प्रेशर 25 है, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगी तो उस कंडीशन पर इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और मानते हैं ये 35 हो गया वेपर प्रेशर। अभी भी इसकी वेपर प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर से क्या है, कम है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे इसकी वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक, जिस, देखो ऐसा ले, T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ T1, ये इनिशियल गर्म करने की स्थिति में थी, फिर बढ़ाया हमने, फिर बढ़ाया T4 डिग्री टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब, इस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, 50 हो रहा है, जो कि 50 क्या है, वायुमंडलीय, अर्थात इस ताप पर इसका वेपर प्रेशर 50 हो रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, इसलिए इस ताप पर यह द्रव उबलने लगेगा। तो परिभाषा क्या आएगी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब यदि इसको समझते हैं पानी से, पानी की टेम्परेचर 100 डिग्री होती है, इसका मतलब 100 डिग्री ही वह ताप है जिस पर उसकी वेपर प्रेशर वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए 100 डिग्री पर पानी उबलता है। यदि किसी का 91 डिग्री है, इसका मतलब वह टेम्परेचर है जिस पर इसके एटमॉस्फेरिक, जिसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो क्वथनांक हुआ
क्वथनांक इज बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि अलग अलग द्रवों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी अलग अलग होती है, वेपर रेट ऑफ वेपराइजेशन अलग होता है, वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, इसलिए इनके क्वथनांक भी अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, इसको एक और छोटी सी बात से लेते हैं। मान लो हमारे पास दो लिक्विड है ए और यहाँ लेते हैं बी। हम यहाँ समझते हैं कि अगर इसका मान लो क्वथनांक है 95 डिग्री है और इसकी क्वथनांक 80 डिग्री है, हमको दिया है पहले से, और यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, तो देखिए अगर मैं वायुमंडलीय दाब को मान फिर 50 करूँ, चूंकि दो डिफरेंट लिक्विड है और दो डिफरेंट लिक्विड होने की वजह से इन पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वह भी क्या होगी, अलग अलग होगा। चलिए हम मानते हैं कि अगर IMF ए का ज़्यादा है बी से, तो निश्चित रूप से इसकी वाष्पन की दर कम होगी। वाष्पन की दर कम होने से इसका वाष्प दाब कम होगा और इसकी वाष्पन दर ज़्यादा होगी, वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो हम T1 टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इसकी वेपर प्रेशर अगर 25 है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, निश्चित रूप से 30 होगा। अगर T2 बढ़ाते हो तो ये अगर 40 होता है तो उस टेम्परेचर पर ये 45 हो जाएगा। T3 अगर करते हैं ये 50, ये अगर मान लो 48 होता है तो उस डिग्री पर ये 50 हो जाएगा। और ये जैसे ही 50 टच के उबलना चालू करेगा, इसीलिए इसका क्वथनांक पहले से कम हो जाएगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होते हैं उनके क्वथनांक कम होते हैं, वाष्प दाब अधिक होता है। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ते हैं। देखो, हमने देखा कि पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के लिए बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग में IMF में रिलेशन देखा, बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन देखा। अब इसको अगर हम वेपर प्रेशर में रिलेशन देखा, अब देखते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी इनकी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि धनात्मक विचलन वाले विलयन वह विलयन होते हैं जिनकी वेपर प्रेशर का मान, उस विलयन के वेपर प्रेशर का मान उसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से या बिफोर मिक्सिंग के वेपर प्रेशर से कम होता है। धनात्मक विचलन वाले वह विलयन होते हैं जिनका वेपर प्रेशर अधिक होती है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ गया, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर अधिक और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम। इसको अगर रिवर्स कर दें तो यहाँ पर देखते हैं, अगर निगेटिव डेविएशन के लिए बात करें तो यहाँ पर हमको पता है चूंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, यहाँ से देखते हैं तो ये पलट जाएगा, इसके लिए ये ऐसा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इनकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, धनात्मक विचलन वाले विलयन वह विलयन होते हैं जिनकी वाष्प दाब अपने कंपोनेंट के वाष्प दाब से या मिलाने के पहले की वाष्प दाब से कम हो जाती है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर Vp क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा और Vp हो जाएगा अधिक। ये दो बातें ध्यान रखना है। ये है हमारा धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन से। अब यहाँ पर हम देखते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर देखते हैं। पहला क्या होता है, इनका वाष्प दाब राउल्ट्स के नियम के वाष्प दाब के बराबर होता है। वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर राउल्ट्स नियम से अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर होता है। जबकि यहाँ पर ये वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होती अपेक्षित वाष्प दाब के,
दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब यहाँ पर क्या होती है, बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में चेंज नहीं होती, मतलब नो चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, यहाँ हो जाती है चेंज। तीसरा कंडीशन, नो एनी एंथैल्पी चेंज, नो एनी एंथैल्पी चेंज, कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होती, जबकि इसमें एंथैल्पी चेंज हो जाता है। चौथा हो जाता है नो एनी वॉल्यूम चेंज, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये दो में देगा तो ये हम ले सकते हैं। इसी तरह से 4 पॉइंट धनात्मक और ऋणात्मक बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल देखेंगे अगले वीडियो में।